हाय एवरीबॉडी, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करने जा रहे हैं। लुक बैक इन एंगर बीए सेमेस्टर 6 एलयू का कोर्स भी है ये एंड इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए हर ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर प्ले इंपॉर्टेंट होता है। सो लेट्स बिगिन। इस प्ले का टाइटल जो है वो लुक बैक इन एंगर है। इसके ऑथर जॉन ऑसबॉर्न है एंड पब्लिश हुआ था 8 मई 1956 को। ठीक, पहले परफॉर्म भी 8 मई 1956 को ही हुआ है। और ये कहाँ प्रीमियर होता है, आप एक बार स्क्रीनिंग करवाते हो अपने प्ले की जो भी है, वो कब हो रही है, मई 8 1956 को एट द रॉयल कोर्ट थिएटर इन लंदन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट से। ठीक है, इट वाज डायरेक्टेड बाय, किसने डायरेक्ट किया था इसको, टॉनी रिचर्डसन ने। टॉनी रिचर्डसन ने इसको पहले बार डायरेक्ट किया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है क्योंकि इसने ब्रिटिश थिएटर में, पहली बात तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। दूसरी बात, इसने किक स्टार्ट, मतलब होता है ना लात मार कर, ठीक है, किसी चीज को स्टार्ट करना, क्या किक ऑफ किया था इसने, द एंग्री यंग मैन मूवमेंट। इसकी वजह से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्ले उस वजह से, क्योंकि एक एंग्री यंग मैन की बारी में उसकी स्टोरी पूरी है एंड टाइटल का मीनिंग है कि यहाँ लोग बैकिंग एंगर, जो एंगर है उसके पीछे का क्या रीजन है। सेटिंग है एक रूम एक्टिक फ्लैट है इन मिडलैंड्स इंग्लैंड इन 1950s की सेटिंग रखी गई है। और जब एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा कि कहां पर सेटिंग है या कैसी बोल सकते हो आप घर को, तो एक्टिक फ्लैट होगा। याद रखना, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जॉनरा इसका रियलिस्टिक ड्रामा है। और किचन सिंक ड्रामा, किचन सिंक ड्रामा क्या होता है, जो कि एक ही घर में सेट हो या किचन के अराउंड ही इर्द गिर्द घूम रहा हो। और इस प्ले में तुमको मिलेगा कि पूरी की पूरी इसकी सेटिंग, सब कुछ सिर्फ एक घर में हो रहा है, जो कि बहुत ही छोटा सा है। एक वर्किंग क्लास, लोअर वर्किंग क्लास आदमी का घर है, तो ऑब्वियसली छोटा सा होगा ही, और वो आदमी अंडर एम्प्लॉयड है। ठीक है, की थीम्स, कास्ट कन्फ्लिक्ट दिखेगा इसमें तुम्हें, लोअर क्लास और अपर मिडिल क्लास। ठीक है, लोअर मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास के बीच में जो क्लास का कन्फ्लिक्ट है, जो लड़ाई झगड़ा है, वो दिखेगा तुम्हें। इमोशनल रिप्रेशन, दबाव दिखेगा। डिसइल्यूजमेंट, कैसे सब इतर बितर है, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की सिचुएशन दिखाई गई है। जेंडर के रोल्स क्या है सोसाइटी में, और पोस्ट वॉर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का इंग्लैंड कैसा है, ये पूरा तुम्हें इसमें दिखाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। थीम्स, ये सब एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेन कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला कैरेक्टर जिमी पॉटर। ये एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी तो है, लेकिन वर्किंग क्लास का आदमी है, 20s में है अपनी, मतलब 25 अप्रॉक्स एज 25 जहां भी आएगी, यू विल डू इट। इसमें सारे ही कैरेक्टर्स की एज तुमको, ऑब्वियसली कर्नल रेडफोर्न को छोड़कर, वो बड़े हैं, वो फादर हैं, बाकी लोगों की एज 25 ही आप करोगे। ठीक है, 25 एज। जिमी पॉटर अ हाईली इंटेलिजेंट वर्किंग क्लास मैन है, जो अपने 20s में है, मतलब 25 का है एग्जैक्ट मैं बता रही हूँ। डिसइल्यूजन, एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड इंसान है ये। पोस्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश सोसाइटी को बहुत अच्छे से ये पोर्ट्रे कर रहा है। एजुकेटेड है, लेकिन क्या है, अनएम्प्लॉयड है। ये कंडीशंस तो आपको अभी भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में मिलेंगी। लोग एजुकेटेड हैं लेकिन अंडर एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है, अनएम्प्लॉयमेंट डिफरेंट होता है। अनएम्प्लॉयमेंट जब आपके पास बेसिक स्किल्स और वो सब हैं, लेकिन आप एम्प्लॉयड ही नहीं हो कहीं पे। अंडर एम्प्लॉयड जब आपके पास एजुकेशन, बेसिक स्किल्स सब कुछ है, लेकिन आप जहां भी एम्प्लॉयड हो या जो भी आप कर रहे हो, उसमें आप उतना नहीं कमा रहे हो, उतना नहीं आपका पे स्केल है, या आप उतना नहीं ज्यादा एंजॉय कर पा रहे हो जितना आपका एटलीस्ट आपकी स्किल्स हैं उस हिसाब से नहीं आपको मिल रहा है, और जिस हिसाब का आपका काम है उस हिसाब का आपका पेमेंट नहीं हो रहा है। एलिसन पॉटर नेक्स्ट है आपकी, जिमी पॉटर की वाइफ है। ये हमारी अपर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं। अब जिमी पॉटर इस बात से, ये जो हस्बैंड है इसका, इस बात से बहुत चिढ़ता है, या इसे एक तरह से फील होता है ना कि ये बहुत बड़े अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास की है। मिडिल क्लास में भी एक अपर मिडिल क्लास होता है, ठीक है, जो लोग थोड़े से उनसे ऊपर होते हैं। वो समझता है कि इससे हमारी प्रॉब्लम्स, हमें हमारी परेशानी, कैसे चीजें टैकल की जाती हैं, इतनी दिक्कतें होती हैं, इसे ये सब नहीं पता। ये तो अपना बस मेकअप और मस्ती में लगी रहती है, इसे ये सब कुछ नहीं पता।
ठीक है। सो शी इज, इसकी वजह से वो उसे बहुत सारे टॉन्ट्स मारा करता है, उसे मम्मी पापा से रिलेटेड टॉन्ट्स मारा करता है, उनके जब लेटर पढ़ता है तब टॉन्ट मारता है कि देखो इस लेटर में तो मेरी कोई बात ही नहीं है, मेरा कोई जिक्र ही नहीं, क्योंकि मैं तो डर्टी हूं ना, ये वर्ड याद रखना, डर्टी मुझे समझते हैं लोग, ठीक है। सो ये चीजें हैं। और फिर क्लिफ लेविस जो है, ये इन दोनों का क्या, स्पेशली जिमी पॉटर का दोस्त है, जिसने इनके साथ ही स्टॉल लगाया है, ठीक है, जिसपे ये वर्क करते हैं यूजुअली। एंड ये क्लिफ लेविस जो है, ये एलिसन पॉटर के साथ भी बहुत अच्छे से इमोशनली अटैच है, और उसे इमोशनली यही एक इंसान है उस घर में जो समझता है। तो ये तीन लोग इस घर में, एक घर में रहते हैं, ठीक है। जिमी पॉटर हो गए और उसकी वाइफ हो गई एलिसन पॉटर, फिर क्लिफ लेविस उसका दोस्त, व्लेश लॉजर, और क्या कहते हैं, ये फ्रेंड ऑफ पॉटर्स हैं, इन लोग का फ्रेंड है, ठीक है। पीस कीपर इन हाउस होल्ड, ये खुद एक लाइन बोलता है कि अगर मैं इस घर में ना रहूं तो इन दोनों के बीच में जो चीजें हैं वो एकदम वर्स्ट हो जाएंगी, या समझो इनका रिश्ता ऑलरेडी खत्म हो जाता। उसने एक तरह से पीस रखा हुआ है इस घर में, इन दोनों को मिलाकर एक तरह से रखा हुआ है। अफेक्शनेट और माइल्ड मैनर्ड है, थोड़ा सा इसमें इसका कैरेक्टर तुम्हें ह्यूमरस लगेगा, जब आप रियल प्ले देखोगे तो आपको बड़ी हंसी आएगी। हेलेना चार्ल्स है हमारी नेक्स्ट कैरेक्टर, एलिसन की अपर क्लास फ्रेंड है ये, ठीक है, और जो लेटर बिकेम्स जिमीज लवर, जो बाद में जिमी की लवर बन जाती है। कर्नल जब क्या कहते हैं, आपकी एलिसन छोड़ के घर चली जाती हैं सबसे फ्रस्ट्रेट होकर, और यही हेलिना ही उसे कहती है कि तुम्हें चले जाना चाहिए छोड़कर, बिकॉज तुम शी वाज प्रेग्नेंट, एंड उसका हस्बैंड को वो बता नहीं पा रही थी ये चीज दैट शी वाज प्रेग्नेंट, बिकॉज उसका ऑलरेडी जो रूड बिहेवियर था, प्लस उनका छोटा सा घर था, दैट टू अनटाइडी अनक्लीनी टाइप ऑफ रहता था, एंड ऑब्वियसली उसमें इतना ज्यादा इनके पास पैसा नहीं था कि कैसे ये ग्रो अप करेंगे एक चाइल्ड को, ये सब समझ के कि जैसे ही वो यू न्यूज सुनेगा वो खुश नहीं होगा, ऐसा लगता था एलिसन को। और ऑब्वियसली ये सब बोलकर हेलिना ने जब ये सब देखा कि वो एक अच्छे उसमें नहीं रह रही है, अच्छे बैकग्राउंड में नहीं रह रही है, अच्छे घर में नहीं रह रही है, इस घर में उसके लिए पीस भी नहीं है, तो वो उसको यही सजेस्ट करती है कि तुम चली जाओ, और वो डायरेक्टली उसके पापा को कॉल कर देती है, एंड उनको बुला लेती है, पूछती है कि एलिसन तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एलिसन कहती है कि नहीं ठीक है, और वो अपना पैक करके सामान चली जाती है। एंड देन जब ये लड़की यहाँ रहती है बिकॉज ऑफ सम बिजनेस वर्क, एक दिन के लिए 2 दिन के लिए, वो कहती है मैं 1-2 दिन बाद तुम्हारे पास वापस आऊंगी, तुम्हारे घर, एलिसन उसके मायके, राइट, उसके फादर के पास। तो शी इज फॉलिंग इन लव विद द मैन जिमी, एंड इसी वजह से फिर ये कहा गया है कि जिमी इसकी लवर हो जाती है बाद में। सो कर्नल रेडफर्न जो है, ये एलिसन के पापा हैं, एक रिटायर्ड मिलिट्री मैन है, या फिर आप इन्हें कर्नल कहोगे, ठीक है। प्रोफेशन हमेशा सबका याद रखें बिकॉज वो आएगा। रिप्रेजेंट्स द ओल्ड ब्रिटिश इंपीरियल वैल्यूज, ब्रिटिश इंपीरियल पुरानी जो वैल्यूज हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ये। सो आपको 5 कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर्स बिल्कुल क्लियर होंगे, आई रियली होप सो। आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज सेटिंग। सेटिंग क्या है, एंटायर प्ले जो हो रहा है एक रूम एटिक फ्लैट में ही सेट है, इसीलिए इसे किचन सिंक ड्रामा भी कहा जा सकता है, ठीक है। इन द मिडलैंड्स इंग्लैंड ड्यूरिंग 1950s, द सेटिंग इज क्लटर्ड एंड रिफ्लेक्ट्स द ड्रैबनेस ऑफ पोस्ट वॉर लाइफ। सेटिंग बहुत ही उखड़ी बिखड़ी है, और यहाँ पर आपको दिखता है कि क्या आखिर पोस्ट वॉर के बाद क्या सिचुएशन रही है इंग्लैंड में। किचन एरिया है, ठीक है, एक आयरनिंग बोर्ड है, एक फर्नीचर है जो इंडिकेट करता है कि कितना मॉडर्न चीज है, इनके यहाँ बहुत सारी चीजें नहीं है। शेयर्ड डोमेस्टिक स्पेस है, बस इतना ही इन लोग के पास है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है। सोफा लगा हुआ है, कुछ फर्नीचर है, ठीक है, एक किचन है, आयरनिंग बोर्ड है, इनका बेड है, दैट्स इट, ज्यादा कुछ ऐसा खास है नहीं, राइट। एंड बेड भी आपको सेटिंग दिखेगी नहीं आज सच कोई खास, बस उसका ऐसा ही जिक्र होगा, राइट। आई होप दिस मच इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब हम बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज एक्ट 1 संडे आफ्टरनून। पहला एक्ट, इसमें 3 एक्ट हैं, पहला एक्ट उसमें एक डायरेक्ट एक्ट है, सेकेंड एक्ट आपको 2 सीन्स मिलती हैं, थर्ड एक्ट आपको 2 सीन्स मिलती हैं। सो एक्ट 1 संडे आफ्टरनून, फ्लैट का इंटीरियर दिखाया जा रहा है, अंदर का। मेन कैरेक्टर्स आपके स्टेज पे जो हैं, जो परफॉर्म करेंगे इस प्ले को, दैट इज जिमी पॉटर रहेंगे, एलिसन पॉटर रहेंगी उसकी वाइफ, और क्लिफ लुइस, मैंने बताया यही 3 घर में रहते हैं। तो पहले एक्ट में सिर्फ ये तीनों लोग रहेंगे अभी तक,
ठीक है, मेन कैरेक्टर्स जो रहेंगे। जिमी रीड कर रहा है एक न्यूज़पेपर, हमें दिखाया जा रहा है बहुत लाउडली, और वो क्रिटिक कर रहा है। क्रिटिक मतलब किसी के ऊपर व्यंग करना, ब्रिटिश सोसाइटी के स्टेट को, ठीक है। उसमें चर्च के बारे में, अपर क्लासेस के बारे में, मोनार्की के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, और वो उस सबको कैसे क्रिटिक करता है, उसको ये सब नहीं पसंद है, वो एक मिडिल क्लास है, वो सब बताया जा रहा है। उसका जो एंगर है इज इंटेलेक्चुअल, ऑब्वियसली वो सोचा समझा गया है, वो पढ़ा लिखा है, सो ये इंटेलेक्चुअल है, एग्जिस्टेंशियल है, ठीक है। ही फील्स पोस्ट वॉर जनरेशन, जो पोस्ट वॉर जनरेशन है वो सोचता है, वो डिनाई करती है कॉजेस टू बिलीव इट, ठीक है। ऐसे कॉजेस हैं जिसको आप बिलीव नहीं कर पाओगे। एलिसन हिज वाइफ, एलिसन की जो वाइफ है वो क्या कर रही है, आयरनिंग बोर्ड लगा था ना वहां पे वो क्या कर रही है, आयरन कर रही है, आयरन मतलब प्रेस कर रही है, ठीक है। शी रिमेन्स मोस्टली साइलेंट, ज्यादातर वो साइलेंट है, वो ज्यादा कुछ बोलती नहीं है, एक आध चीजों पे जवाब देती है, वो जो पूछता है बस। डिटैच मतलब उसे एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता। और रिजाइन टू जिमीज आउटबर्स्ट, जिमी जो तेज धाड़ धाड़ के चिल्ला रहा है, न्यूज़पेपर में चीजें पढ़ रहा है, क्लिमी से लड़ाई झगड़ा कर रहा है ना, बातों बातों में लड़ाई हो रही है उन लोग की, उस सब पे एज सच कोई खास वो कुछ बोल नहीं रही है। जब थोड़े बहुत उससे कुछ पूछा जा रहा है वो उसका सिंपल जवाब देकर चुप हो जा रही है, तो ज्यादा बोल नहीं रही है। क्लिफ, क्योंकि उसे ये जो होता है ना, जब आप एक ही घर में रहकर वही चीज बार बार गुस्सा किसी का को चिल्लाया जा रहा है सुन रहे हो, सो यू लाइक ठीक है बोलने दो इसे, मुझे कोई मतलब नहीं है, नहीं बोलते हैं हम। तो वो हाल हो गया है एलिसन का, ठीक है। क्लिफ जो है वो वेल्श लॉजर जो आपको बताया गया, ये प्रोवाइड कर रहा है कॉमिक रिलीफ। मैंने आपको बताया कि एक सीरियस यहाँ पर सेटिंग है, भाई एक हस्बैंड चिल्लाया जा रहा है, गुस्से में है, और वो टॉन्ट्स मारता है अपनी वाइफ को, ये सब है। और उसी में आपको कि हाँ बहुत ही ज्यादा सीरियस और काइंड ऑफ क्रूअल प्ले ना हो जाए, इस वजह से यहाँ पर क्लिफ का कैरेक्टर जो है वो एक कॉमिक रिलीफ आपको प्रोवाइड करता है, बहुत हंसी मजाक की चीजें करेगा इस प्ले में। अटेम्प्ट्स टू ईज द टेंशन, तो ये जो टेंशन है इनके बीच में ये थोड़ा सा कम हो जाता है इस वजह से। वो वार्म हार्टेड है, अफेक्शनेट है, और मीडिएट्स बिटवीन जिमी एंड एलिसन। मैंने तुम्हें बताया ही, अगर वो आदमी ना हो तो भाई जिमी और एलिसन के बीच में जो होता है वो वर्स्ट होती कंडीशन, और ऑब्वियसली उनका जो रिलेशन है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है ना हस्बैंड वाइफ का। जिमी ऑब्सेस्ड है विद ऑथेंटिसिटी एंड सफरिंग, ठीक है। वो उसको ये सब चीजें पसंद है कि हाँ वो मानता है कि जो रियलिटी है उसे फेस करो, ठीक है। डिस्पाइस एलिसन्स इमोशनली रिस्ट्रेन्ड फैमिली एंड कॉल्स हर लेडी पुसिलैमनेस। तो जिमी जो है वो क्या करता है, ऑथेंटिसिटी में बिलीव करता है, जो सही है वो है, सफरिंग में बिलीव करता है कि मैंने बहुत सफर किया है अपने लाइफ में। उसके ना पापा की डेथ हो जाती है बहुत ही छोटी एज पे, सो ही थिंक्स कि मैंने बहुत सफर किया है, स्ट्रगल किया है, और इसे कुछ भी नहीं पता। वो वही उसके ऊपर डांटा करता है, उसे बोला करता है, उसे टॉन्ट मारा करता है, ठीक है। समझता है कि अपर क्लास बैकग्राउंड के इसे क्या ही पता, ठीक। ही वेंट्स अबाउट हिज रिजेंटमेंट ओवर अपर क्लास, उसे जो अपर क्लास बैकग्राउंड पे जो भी गुस्सा है वो दिखाया करता है, हाँ ठीक है। और यही सब ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो भाई जिसके ऊपर इतना चिल्लाया जा रहा है उस लड़की का क्या होगा, वो उसकी इमोशनली वो बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन कर रही है। जिमी रेमिनिसेंसेस अबाउट डेथ ऑफ हिज फ्रेंड्स हक, उसके जो जिमी है, ठीक है, जिमी जो है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट, उसकी मदर की डेथ हो गई, उसकी सॉरी दोस्त है उसके, दैट इज हग, हग की मदर की डेथ हो गई है, ठीक है। और ये इवेंट उसे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, और उसे ये बिल्कुल बुरा लगता है कि इस इवेंट से एलिसन को कोई फर्क नहीं पड़ा है। एलिसन को क्यों इतना फर्क पड़ नहीं रहा है ये मैं तुम्हें बताती हूँ। बिकॉज स्टार्टिंग में हग जो है ये इसी के साथ था, एंड जब ये शादी करके आई थी इसके साथ, एंड ही वॉज वेरी कोल्ड टू हिम। दोनों लोग इसको ऐसा दिखा रहे थे एज इफ, है ना, हम लोग मिडिल क्लास के हैं, सफर करते हैं, शी इज अपर क्लास, तो दोनों एक तरह से अपना गुस्सा उसके ऊपर उतार रहे थे, राइट, और उसे एज अ पेशकश दिखा रहे थे। सो शी डज नॉट लाइक हग ऑलरेडी, और ना ही उसकी मदर। Cliff and Ellison play a fully rough house which infuriates Jimmy, ठीक है। क्या होता है, क्लिफ और एलिसन प्लेफुली एक दूसरे को बातें कर रहे हैं, he's hugging her everything, तो ये गुस्सा दिला देता है जिमी को, एंड इतना भी ज्यादा नहीं। और वो कहता है कि लेकिन क्लिफ तुम ज्यादा ही इमोशनली कनेक्टेड हो एलिसन से, है ना। तो सीन शो करता है कि जिमी जो है उसको इमोशनल नीड बहुत ज्यादा है, वो डिस्ट्रक्टिव लव फॉर एलिसन। कैसे वो एलिसन से प्यार तो करता है, बट ये जो इनके बीच में क्लास डिफरेंस है उसने ना एक डिवाइड क्रिएट कर रखा है, जिसकी वजह से आधा टाइम तो वो उसके ऊपर टॉन्ट मारा करता है, गुस्सा करता है। ऑब्वियसली एट टाइम्स ही लव्स हर,
ओके, ही अल्टरनेट्स बिटवीन क्रूअलिटी एंड डेस्परेट लॉन्गिनेस। और उसको क्या चाहिए, वो ये ना बहुत ज्यादा, कभी बहुत क्रूअल है, बहुत गंदा बिहेव कर रहा है, और कभी कभी उसको क्या चाहिए, बहुत लॉन्गिनेस चाहिए, कोई अपना चाहिए, या उसे कोई चाहिए जो उसे प्यार कर सके, उसे समझ सके, राइट, उससे वो अटैच रहे। एट द एंड ऑफ द एक्ट क्या होता है, एलिसन क्वाइटली रिवील करती है। अब ये रिवीलेशन से पहले कि मैं थोड़ी सी स्टोरी और बताती हूँ तुम्हें, पूरा समझते हैं। देखो, जब ये चीज है कि he's taunting हम ये वो, तब तक उसको ये है कि आयरन कर रही थी, वो प्रेस कर रही थी, ठीक। अब प्रेस करते करते क्या होता है कि ये दोनों, तो मैंने बताया, लड़ रहे हैं, बीच बीच में पेपर पढ़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, इनका यही काम है रोज का, ठीक है। तो अब ये दोनों, और जिमी इस बात पर भी गुस्सा होता है कि यहाँ पर कोई भी घर में ढंग से पेपर को नहीं रखता है, उसमें बहुत सारी मुरावटें आ जाती हैं, बहुत ज्यादा वो हो जाता है, क्रिंकी करके लोग रखते हैं, पेपर ढंग से नहीं रखता कोई भी, ठीक। तो न्यूज़पेपर्स ढंग से रखने चाहिए, ये उसको उसका कह रहा है। एंड इस सब पे गुस्सा करते करते फिर ये ऐसे ही जो है आपका फनी करेक्टर हमने बताया, है ना, आपका फनी करेक्टर क्लिफ, वो जा बहुत लड़ा झगड़ा ऐसे उसको पकड़ने लगता है, राइट, मस्ती करने लगता है उसके साथ, राइट, पकड़ रहा है उसे, गले लग रहा है, ये कर रहा है, एंड इसी में वो कहता है हटो क्लिफ, है ना। और हट कहते हैं, उसमें क्या इन दोनों में लड़ाई होती है, एक बार वो उसको गिराता है जिमी को, एंड देन जिमी को क्लिफ गिराता है, एंड देन उनकी फिर लड़ाई होती है। फिर मतलब लड़ाई क्या होती है, दे आर डूइंग काइंड ऑफ मस्ती, क्लिफ मस्ती कर रहा है, एंड इसी बीच में ऐसे फिर, लेकिन ऑब्वियसली जिमी इज नॉट लाइकिंग दैट, तो जिमी फिर उसके बाद उसको गिरा देता है एकदम से, वो हल्का सा उसके पास जाकर, एसन के पास जाकर गिरता है, एंड देन जो आयरन होती है, जो प्रेस कर रही होती है, वो उसको लग जाती है एलिसन को थोड़ी सी, जिससे उसका आर्म जो होता है, क्या जलता है, आर्म हल्का सा जल जाता है। सो ऑब्वियसली अब ये कहता है जिमी पूछता है क्या लगी तो नहीं, सॉरी या कुछ, तो तब तक क्या होता है, वो गेट आउट बोलती है कि निकल जाओ, एंड फिर जिम ये आपका क्लिफ उसको संभाल रहा होता है लड़की को, एलिसन को, एंड वो भी कहता है कि निकलो रूम, तो वो दूसरे रूम में जाके अपना बैठ जाता है। एट द एंड ऑफ द एक्ट एलिसन जो है वो क्वाइटली रिवील करती है, अब ये बैठे हुए हैं, तब तक जो जिमी है वो उसे पैम्पर कर रहा है कि हाँ तुम्हें लग गई है, तो वो उसका हाथ में पट्टी वट्टी कर रहा है, पूछता है कि क्या सही होगा, तो आइस लगाता है, देन पट्टी लगाता है, एंड देन उसका सर पे उसे मसाज दे रहा है, एंड देन ही इज आस्किंग, शी टेल्स कि मैं कुछ बताऊं, तो बोलता है हाँ लवली बताओ, बट वो फिर चुप हो जाती है, फिर पूछता है मैंने कहा बताओ, राइट। तो अब बताती है, वो एक सीक्रेट रिवील करती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, राइट। सो दीज हस्बैंड एंड वाइफ, इन हस्बैंड और वाइफ का क्या होने वाला है, बच्चा होने वाला है, ये प्रेग्नेंट है, लेकिन वो ये अपने हस्बैंड को इसलिए नहीं बता रही है क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसे सिचुएशन में रह रहे हैं, वो ऑलरेडी इतना टॉन्ट करता है, उसके पास ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम है, पैसे नहीं हैं इतने, सो इस कंडीशन में नोइंग दैट प्रेग्नेंट है, शायद उसे लगता है कि वो कैसा रिएक्ट करेगा, लेकिन जिमी कहता है, लेकिन सॉरी, वो कहता है, आपका क्लिफ कहता है इन लोग का फ्रेंड कि तुम बताओ, वो तुम्हें प्यार करता है, लाइक तुम बताओ, ठीक है, आफ्टर ऑल तुम्हें बताना चाहिए। सो हेलन चार्ल्स इतने में एक और फ्रेंड है, सो इनके यहाँ आने वाली हैं, उनको एक कॉल आता है, राइट। इसके भी बीच में एक चीज है आपको कि क्लिफ जो है ये ऐसा कहता है बताओ, फिर उसके बाद ठीक है क्लिफ वो लड़का वापस आता है रूम से, राइट। आपका जिमी वापस आया रूम से, वो पूछता है कि तब तक ना वो इनकी और उसकी दोबारा लड़ाई हो जाती है। जब वो वापस आता है जिमी रूम से, तो काइंड ऑफ वो हक करके बोल रहा है एलिसन से, क्लिफ हक करके बोल रहा है कि आप बताओ उसको, ठीक। इतने में जिमी जब आया, तो जिमी ने कहा कि तुम इन लोगों में फिर वो हुआ कि हाँ लड़ाई ये थोड़ा सा, तो कहता है कि जाओ तुम बाहर जाके सामान लेके आओ ही, तो वो तब तक जाकर ओके इन लोग का स्मोकिंग का सामान ऐसा लेके आता है, लेने जाता है, जब तक क्लिफ इनका दोस्त है ना वो लेने गया है, तब तक यहाँ पर आपके पास जिमी और हमारी एल्सन हीरोइन दोनों लोग साथ में हैं, एंड दे एम्ब्रेस ईच अदर। वो पूछता है कि तुम्हें लगी तो नहीं, कहाँ लगी है ना, सॉरी, और ये सब होता है, एंड देन उनके बीच में अच्छे से बात हो रही है। फिर वो क्या कहते हैं, इससे पहले कि रिवील करे, वो कहता है व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुनाइट, तब तक इससे पहले कि वो एक बात बताती, इसको वो बताने चाह रही थी कि मुझे तुम्हें बताना है कुछ, लेकिन तब तक ये कहती है कि हाँ हमारे बीच इतना टाइम नहीं है, बिकॉज क्लिफ आता ही होगा, और क्लिफ तब तक आ जाता है।
राइट। और फिर क्लिफ आ जाता है, फिर इनके बीच में बातें हो रही हैं एंड देन एक कॉल आता है इसके लिए, लड़की के लिए। तब तक वो लड़की कॉल उठाई जाती है और यहाँ पर जैसे ही लड़की कॉल उठाने नीचे जा रही है, आपका जो हस्बैंड है जिमी जो यहाँ पर है, राइट, वो जिमी क्या कर रहा है, जिमी भाई उसके लेटर्स, उसका पर्स, सब कुछ ड्राइंग रूम ड्रेसिंग में सब कुछ चेक करने लगता है कि क्या क्या है। वो पूछता है क्लिफ कि क्यों कर रहे हो तुम, किसी की प्राइवेट चीज आपको नहीं देखनी चाहिए। तो वो बोलता है कि मैं देखता हूँ कि कहीं मेरे अगेंस्ट इसमें कुछ तो है नहीं, ये मुझे चीट नहीं करी है। एंड उसे लेटर मिलता है उसकी मम्मा ने जो दिए हैं, राइट, उसके पेरेंट्स के द्वारा आए हैं जो, एंड उसमें कहीं भी इसके नाम का मेंशन नहीं होता है। तो ये कहता है हाँ मेरे नाम का मेंशन क्यों ही होगा, मैं तो एक डर्टी आदमी समझती होंगी इनकी मम्मी। और इसके द्वारा जो रिप्लाई गए हैं लेटर्स में, ठीक है, आपकी एलिसन द्वारा, वो भी कुछ आज सच उसमें कहीं इनका जिक्र नहीं है। सो ये कहता है ये भी मुझे डर्टी ही समझती है, राइट। फिर क्या होता है, अब एक कॉल जो आता है, वो उस कॉल को अटेंड करके वो आती है और पता चलता है कि इसकी दोस्त हेलिना एक बिजनेस वर्क के लिए यहाँ पर आई है एंड मतलब उसे यहाँ रुकने आना होगा। जिमी बहुत गुस्सा होता है इस बात पे, ऑलरेडी उसे ये सब चीजें नहीं पता। वो कहता है कि हेलिना जो है वो मैनिपुलेटिव होगी और स्नॉबिश होगी, एंड ऑब्वियसली जब वो वापस आ भी जाती है वो लड़की, तब भी उसको ऐसा ही लगता है। एक्ट 1 आपका यहाँ खत्म हो जाता है। एक्ट 2 स्टार्ट होता है, 2 सीन्स हैं इसमें, मैंने बताया लेटर दैट वीक। ये भी याद रखना हमेशा कि कौन सी सीन में क्या चल रहा है, ठीक है। इट इज लेटर दैट वीक, क्या चल रहा है, लेटर दैट, आपका लेटर दैट वीक चल रहा है। सीन 1 में एलिसन एंड हेलिना है अपने फ्लैट में। ओके, कौन है एलिसन और हेलिना, सबसे पहले तुमको फ्लैट में दिखेंगी। कैरेक्टर्स आपके यहाँ पर एलिसन रहेंगे, हेलिना रहेंगी एंड कर्नल रेडफर्न भी रहेंगी। एंटर लेटर जो कि बाद में आएंगे, उनको बुलाया जाएगा हेलिना के द्वारा, मैंने पहले बताया था, ठीक है। सो सबसे पहले एलिसन एंड हेलिना डिस्कस कर रही हैं कि नेचर ऑफ एलिसन्स मैरिज, कि कैसे इनकी मैरिज हुई थी। मैंने तुम्हें बताया, ये पूरा उसको समझाती है, ठीक है, कि कैसे इनकी मैरिज हुई थी और उनका जो दोस्त है हग, और ये ले गए थे और हर जगह जाकर इनके हर रिलेटिव के यहाँ ये लोग जा रहे थे, वहां एलिसन की इंसल्ट करा रहे थे। एलिसन के सारे रिलेटिव के यहाँ बड़ी बड़ी जगहें वहां जा रहे थे, खा पी रहे थे मस्त, है ना, अपने आप को एंजॉय कर रहे थे। एलिसन की बहुत इंसल्ट हो रही थी, इसलिए एलिसन को ना ही जो अभी उस फ्रेंड हग की मदर की डेथ हुई है ना वो पसंद है, और ना ही वो मदर पसंद है, ना ही हग पसंद है, ठीक है। हग को बाद में कुछ बिजनेस अफेयर्स की वजह से वो बाहर चला जाता है और ये अकेले यहाँ पर ये दोनों एलिसन और जिमी रह जाते हैं, एंड तब इनका एक छोटा सा स्टॉल खुल जाता है। एलिसन डिस्क्राइब करती है कि जिमी वर्बली क्रूअल है, इमोशनली आउटबर्स्ट है ना, बहुत ज्यादा कुछ भी गुस्से में बकता रहता है। हाउ देयर मैरिज हैज इमोशनली वॉर्न हर डाउन, कैसे एकदम वो परेशान हो गई है इस मैरिज से, है ना। शी डिस्क्राइब जिमीज फ्रीक्वेंट डिमांड फॉर इमोशनल ऑनेस्टी, वो हमेशा, जिमी हमेशा चाहता है कि इमोशनली तुम ऑनेस्ट रहो। शी से शी इज टू नम टू रिस्पॉन्ड, वो इतनी नम है कि वो कुछ ज्यादा बोल भी नहीं पाती है उसके सामने। हेलेना एक्सप्रेस करती है कि स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ जिमी एंड हिज बिहेवियर, कि उसको जिमी और उसका बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं है अपने हस्बैंड का। वो इंसिस्ट करती है एलिसन को कि तुम यहाँ से चली जाओ, है ना। एलिसन, मैंने तुम्हें बताया कि बताती है, शी ट्रैप्ड बिटवीन, कि तुम ना दो चीजों के बीच में ये ट्रैप हो जाती है, राइट। वो बताती कि मैं दो चीजों, दो वर्ल्ड के बीच में बहुत ट्रैप्ड हूँ, दैट इज जिमी का इमोशनल वॉयलेंस और उसकी अपब्रिंगिंग्स इमोशनल सप्रेशन। इन दोनों से वो क्या है, बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है ना, कि कैसे उसकी अपब्रिंगिंग जैसे हुई है जिसकी वजह से उसे परेशानी हुई, वो उसका टॉन्ट इस पे मारा करता है और वो बहुत ही इमोशनली वायलेंट है, ठीक। कर्नल रेडफर्न एलिसन के फादर हैं, वो आते हैं, भाई ये कॉल करती है हेलिना कि आप आ जाइए, ले जाइए, तो वैसे वो आएंगे। उसके फादर, एलिसन के फादर आते हैं, ठीक है। वो जेंटल और पोलाइट मैन है, लेकिन एक डिस्टिंक्ट ओल्ड फैशन के, ऑब्वियसली आपको बताया गया कि ब्रिटिश ओल्ड फैशन का टाइम में वैसे टाइप के हैं वो आदमी। और वो रिग्रेट करते हैं कि एलिसन को उन्होंने क्यों ही अलाउ किया जिमी को मैरी करने को, लेकिन अवॉइड प्लेसिंग ब्लेम, उनके उस लड़की के ऊपर ब्लेम नहीं लगाते, क्योंकि उस लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की थी, इन लोगों को तो नहीं पसंद था, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि ये मेरी पूरा ब्लेम उसका नहीं है, मुझे नहीं अलाउ करना चाहिए था, ठीक है। हेलिना रिवील करती है कि शी हैज रिटन टू कर्नल रेफरन, ये सब बता देती है वो कि मैंने ही लिखा था इनको और बुलाया था,
अर्जिंग हिम टू कम, और इसको एलिसन को तुम लेके जाओ अपने साथ। एलिसन इस बात पर मान जाती है ना, कि वो जिमी को छोड़कर चली जाएगी। दो शी नोज, उसको पता है कि ये हर्ट करेगा उसको और उसको इमोशनली बहुत ब्रेक कर देगा, उसको ये पता होता है, लेकिन अब वो डिसाइड करती है कि वो चली जाएगी क्योंकि उसको पीस चाहिए, वो ये सब और नहीं झेल सकता। और पता है एक्ट 1 के में भी ये भी होता है ना कि शी वॉन्ट्स, ये इसमें ये भी हो रहा है एक्ट 2 में, वैसी ये भी हो रहा है कि इसको जाना था। एक्ट 2 में ये भी है कि इस लड़की को जाना था चर्च, ये तैयार हो रही थी, एलिसन आपकी तैयार हो रही हैं, लेकिन वो जिमी पूछता है कि तुम किस लिए तैयार हो रही हो, क्यों जाना है तुम्हें, और उसको लगता है कि इसकी दोस्त जब से आई है तो इसके साथ ये बहुत घूमने फिरने लगी है और लगेगी, और बहुत ज़्यादा ये हो जाएगी, इसको ये इसकी सारी बातें मान रही है, ये इसको वो कर देगी, मेरे खिलाफ भड़का देगी, ये सब उसको लगता है। ठीक है, तो वो बिल्कुल उसको कहता है कि तुम चर्च क्यों जा रही हो, मैं यहाँ परेशान हूँ, तुम्हें चर्च क्यों जाना है, तुम चर्च, मुझे याद है आखिरी बार तुम्हें पता है कब गई थी, जब हमारी शादी के बाद, ठीक है, उसके बाद से कभी भी चर्च नहीं गई है। तो ये भी आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि उसके बाद से ये चर्च ही नहीं गई है, राइट, और ये मना भी करता है कि मत जाओ। हेलिना, ये सब रिवील हो गया। बिफोर लिविंग एलिसन अपना सब काम पैक वैक करके निकल रही होती है, वो तब तक यही आपकी हेलिना बाहर थी, वो आती है और वो कहती कि मैं कुछ हेल्प करूं, वो कहती है नहीं। तब तक वो एक लेटर पकड़ा कर चली जाती है कि हाँ ये लेटर तुम दे देना उसको, क्या आपके इनके हस्बैंड को, जिमी को लेटर तुम लोग दे देना, ठीक है, अब मैं कुछ भी सफर नहीं करूंगी और मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये क्लिफ को लेटर पकड़ता तो है, बट ही इज लाइक कि मैं तो ये सब नहीं झेल पाऊंगा, तो क्लिफ लेटर सिर्फ हेलिना को पकड़ा के चला जाता है। तो इस रूम में अब कोई नहीं है, इस घर में अब कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अभी कौन बचता है, हेलिना, और क्लिफ बाहर चला जाता है, कहता है कि मैं जाके कुछ खाऊंगा पीऊंगा, बिकॉज मैं इस सबसे परेशान हो चुका हूँ और मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। और आपका वो तो पहले से ही बाहर था, जिमी तो पहले से इस सीन में बाहर ही है, चला गया है वो, एंड तब तक ये तो अपना घर ही छोड़ के एलिसन चली गई, तो अभी इस वक्त कौन है, सिर्फ हेलिना है और जिमी आएगा, ठीक। Now we will move on to the next slide, that is scene 2, same flat है और later that day, उसी दिन later क्या होता है, कैरेक्टर्स हैं आपके पास जिमी और हेलिना, मैंने बताया हेलिना यहाँ पर ऑलरेडी है इसी जगह, एंड और कौन आएगा, जिमी अभी आएगा, और बाकी लोग तो घर में निकल गए हैं। जिमी रिटर्न्स होम अनअवेयर दैट एलिसन इज लेफ्ट। अब जिमी को तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि एलिसन उसको छोड़कर जा चुकी है। उसको वो नोट मिलता है, वो उससे बहुत फ्रस्ट्रेट होता है, उसको लगता है कि उसको बिट्रे किया गया है, उसको छोड़ दिया गया है, और बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। वो एक मोनोलॉग डिलीवर करता है अपनी सफरिंग, अपनी ग्रीफ के बारे में, है ना, और बताता है एक फोन कॉल जो उसने रिसीव की थी उसके डाइंग फ्रेंड की, विच कंपाउंड हिज लोनलीनेस, जो दिखाता है कि अब वो और ज्यादा लोन हो चुका है। अबाउट अ फ्रेंड डाइंग, मतलब ऑब्वियसली उसकी मम्मी जो है उनकी डेथ हो रही है। हेलिना ना अलोन विद जिमी, वो उसको कन्फ्रंट करती है, उससे मिलती है, ऑब्वियसली उससे बोलती है कि तुम कितने क्रूअल हो, है ना, लेकिन उसको वो थप्पड़ मारती है जब वो उसके ऊपर गुस्सा आ रहा होता है, और एकदम से शी स्टार्ट्स किसिंग हिम, ओके, बस, और यहीं से उनका अफेयर स्टार्ट हो जाता है ना। एक्ट 3 सेवरल मंथ्स लेटर, अब यही एक्ट 3 ऑब्वियसली जहां पर एलिसन छोड़कर चली गई है और जिमी एंड हेलिना साथ में रह रहे हैं, एंड क्लिफ भी ऑब्वियसली सेम घर में रहता है, आपकी एलिसन बस छोड़कर जा चुकी हैं। तो कैरेक्टर्स जो मेन आपके यहाँ है अभी प्रेजेंट, जिमी, हेलिना और क्लिफ, और आपकी एलिसन आखिरी में आएंगी, ये उसकी एंट्री होगी दोबारा, ठीक है ना। सो इस फ्लैट में लाइफ जो है दोबारा से वैसे ही चल रही है। अब हेलिना जो है वो जिमी की पार्टनर बन चुकी है, ऑब्वियसली ये डोमेस्टिक सेटिंग है, और हेलिना वैसे ही रह रही है जैसे कि एलिसन रहती थी, और ये जो जिमी है अभी भी मोनोलॉग्स दे रहा है। मोनोलॉग आप समझते हो जब एक ही इंसान अपने बारे में बता रहा है या चीजें बता रहा है, लाइफ की डिसअपॉइंटमेंट, डीके ऑफ वैल्यू, सोसाइटी की फेलियर्स, ये सब बता रहा है, और वो हेलिना को वैसे ही ट्रीट करता है जैसे कि वो एलिसन को ट्रीट करता था, यानी थोड़ी बहुत टॉन्ट मारा करता है और पैशनेटली लव भी करता है। क्लिफ जो है वो अनाउंस करता है कि वो अब घर को छोड़ के जा रहा है, वो कुछ और बिजनेस देखेगा, ठीक है, कुछ और चीज करेगा, बिकॉज वो देखता है कि जिमी जो है वो ऑलरेडी एलिसन जो है, राइट, वो छोड़ के जा चुकी है, और हेलिना को वो समझता है कि भाई हेलिना 2 आदमियों का देखभाल ध्यान रखना, परेशान हो जाएगी इसमें, तो मैं छोड़ के चला जाता हूँ, और वो ये बात जिमी से बताता है। ऑब्वियसली
जिमी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वही एक स्टेबल फ्रेंड था जो उसके साथ बहुत दिनों तक रह रहा था, अब वो भी चला जाएगा, एलिसन ऑलरेडी जा चुकी है। सो व्हाट, हेलिना उसको गुड बाय कहती है, और क्लिफ ये भी कहता है कि मुझे पता है, देखो तुम मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, है ना, तुम अपना देख रहे हो और अच्छे से कर सकते हो, लेकिन मुझे कुछ और करना चाहिए। ठीक है, ये सब कहकर अब वो जाने वाला है और ये लोग उसे बाय करते हैं। तब तक ये दोनों ही अब घर में बचे हैं। कौन दो बचे हैं, आपको ये नाम पता होना चाहिए, दैट इज हेलिना एंड जिमी आर लेफ्ट। अब ये एक दूसरे को एम्ब्रेस कर रहे हैं, राइट वो ऑलरेडी शेटर्ड है कि जिमी भी हमारा क्लिफ भी चला गया है, तो इसको एम्ब्रेस कर रहे हैं एक दूसरे को। एंड देन इस बीच में व्हाट इज बिकॉज दे आर हैविंग अ लव अफेयर, है ना, इस बीच में किसकी एंट्री होती है, एलिसन की, एंड इस वक्त दे आर एम्ब्रेसिंग ईच अदर। अब आपके सामने एलिसन जब आ गई तब दे बोथ आर सेपरेटेड अगेन, वो उठते हैं, ठीक है, वो बैठे हुए हैं ऑन अ सोफा, देन वो उठते हैं। जिमी गुस्से में चला जाता है कि तुम अब क्यों आई हो, राइट, तुम्हारी एक फ्रेंड आई है फालतू, हेलेना से कहता है ना, और इसकी जरूरत नहीं है, ये वो करके वो दूसरे रूम में चला जाता है और एक इंस्ट्रूमेंट अपना पापा बजाने लगता है, जो कि बहुत ही इरिटेटिंग वॉइस क्रिएट करता है आफ्टरवर्ड्स। लेकिन इनके बीच में ये बात होती है कि उसे बहुत बुरा लगता है। आपकी किसको बुरा लगेगा भाई, ओब्वियसली हेलेना को बहुत बुरा लग रहा है कि उसने क्या किया, उसने अपनी ही फ्रेंड के घर में, मतलब घर एक तरह से खराब किया, राइट, एंड शी इज वेरी मच गिल्टी, वो बहुत ज्यादा गिल्टी है इस बात को लेकर। और एलिसन क्यों यहाँ आई है, एलिसन बहुत दुखी है, वो यहाँ क्यों आई है, वो कहती है कि मैंने बहुत कोशिश की, मैं यहाँ ना हूँ, मैं यहाँ का टिकट नहीं करा पा रही थी, देन फाइनली जब मैं यहाँ तक आ गई, मैं चाहती थी मैं फटाक से वापस हो जाऊं, लेकिन बहुत हिम्मत करके या पता नहीं कैसे बस मैं यहाँ आ गई। एंड वो बताने आई थी कि उसका मिसकैरेज हो गया है, उसका जो बेबी है वो मर गया है, ठीक है, शी इज फिजिकली इमोशनली बहुत ही वीक हो गई है वो। हेलिना इस बात से भी शॉक होती है कि एलिसन एकदम से आ गई है, और वो डिसाइड करती है कि वो जिमी को छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि वो बहुत गिल्ट में है और वो अपने आप से मॉरल कन्फ्लिक्ट नहीं कर सकती। तो वो जिमी को नेक्स्ट रूम से बुलाती है इस बात को बताने के लिए कि मैं छोड़ के जा रही हूँ। ऑल्दो एलिसन बिल्कुल भी उससे गुस्सा नहीं है, एलिसन कहती है कि जो भी है ठीक है ना, वो कहती है कि तुम उसे छोड़ के मत जाओ, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसे छोड़ के जा चुकी हूँ, अब तुम भी छोड़ के चले जाओगी तो इस घर में उसके लिए कोई भी नहीं बचेगा, ठीक, किसके लिए, जिमी के लिए कोई नहीं बचेगा। सो इसलिए वो रिक्वेस्ट करती है कि तुम मत जाओ, बट हेलिना कहती है नहीं ये बहुत गलत है, और वो उससे भी कहती है, जब वो भी कहता है कि जिमी भी कहता है कि तुम इसके बहकावे में, इसने तुम्हें बोला होगा ना कि चली जाओ तभी तुम जा रही हो, एलिसन ने कहा होगा ना तुम्हें कि चली जाओ तभी तुम जा रही हो। तो हेलिना इज लाइक नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, आई कांट स्टे विथ यू, ये रॉन्ग है और ये बहुत जस्ट रॉन्ग है ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो बस वो पैक करता है, अब वो भी इस बात पर गुस्सा आ जाता है कि हाँ सबको छोड़ के जाना ही है मुझे। वो उसका सामान उठाता है, उसमें डाल देता है बैग में जिसमें वो पैक करी होती है, उठाकर उसको पकड़ा देता है गेट पे एंड वो चली जाती है, ठीक है, ऐसे फेंक के देता है उसके ऊपर और कि वो चली जाती है। एंड में आपके पास सीन 2 में जिमी एंड एलिसन फाइनल रिकॉन्सिलिएशन, मतलब दोबारा से जब जुड़ जाते हैं आदमी, दोबारा से जब आप मिल जाते हो, दैट इज फाइनल रिकॉन्सिलिएशन। अब इसमें कैरेक्टर्स आपके हैं जिमी और एलिसन, ठीक, तो क्या होता है, ऑब्वियसली जिमी बचे हैं, एलिसन बचे हैं, अब इस घर में कोई नहीं बचा है। और अलोन अगेन जिमी एलिसन का बहुत लॉन्ग इमोशनली रॉ कन्वर्सेशन होता है। वो गुस्साता है कि तुम क्यों नहीं आए, जो मेरी आंट जो फेवरेट वो थी, वो उन्होंने स्टार्ट में तुम्हारे साथ हाँ अच्छा बिहेवियर नहीं किया था, वो टाइम भी रॉन्ग था, बट तो तुम उनके लिए कम से कम एक बुके, एक फ्लावर्स तो भेज सकती थी ना, लेकिन तुमने वो भी नहीं भेजा, मतलब एक तरह से उसे टॉन्ट करता है कि तुमने उनके लिए कुछ नहीं किया, तुम उस वक्त जब उनकी डेथ हुई थी तुम छोड़ के चली गई, है ना। तो जिमी स्पीक करता है अपने लॉस के बारे में, अपने लव के बारे में, और बताता है कैसे उसकी लोनलीनेस एक जंगल में जैसे एनिमल हो उसकी तरह हो गई, ठीक है। एलिसन ओपन अप करती है सफरिंग अपनी कि उसका मिसकैरेज हो गया है, और वो कहती है, शी सेज नाउ, ये ध्यान से सुनना, शी नोज व्हाट इट फील्स लाइक टू लूज समथिंग रियल, आई वाज स्लीपिंग अंटिल आई लॉस्ट माय बेबी। देखो क्या होता है कि अब वो कहती है कि मैं समझती हूँ, अब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अब कुछ रियल का लॉस होना कितना बड़ा चीज होता है, क्या फील होता है उस वक्त मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि जब पहले
जिमी उसे टॉन्ट मारता है, ये बात बहुत ध्यान से याद रखना, जिमी स्टार्ट में उसे टॉन्ट मारता है कि तुम नहीं समझोगी मेरी सफरिंग को, तुम नहीं समझोगी मेरे गुस्से को, मेरे एंगर को। क्यों नहीं समझोगी? क्योंकि तुम एक अपर क्लास की हो, मैं एक नीचे क्लास का हूँ, तुम अपर मिडिल क्लास की हो, मैं नीचे लोअर मिडिल क्लास का हूँ। एंड मैं जो स्ट्रगल किया है मैंने एज ऑफ 10, मेरे जब पापा को मैंने मरते देखा है, ठीक है, तो वो स्ट्रगल, वो प्रॉब्लम, इससे छोटे एज से इतना कुछ सहना देखना एक बड़ा लॉस था मेरे लिए, तुम उसे नहीं समझोगी। एंड तुम तभी समझोगी तब तुम्हारा एक बेबी होने वाला होगा और वो तुम्हारे मर जाएगा, ठीक है। अब वो कहती है देखो जो तुम चाहते थे वो हो गया, मैं समझ गई, बेबी जो था वो मर गया, मुझे पता है कि रियल लॉस क्या है, ठीक है। वो गिर के रोने लगती है, वो उसे देन सॉरी बोलता है, संभालता है, एंड देन दे एम्ब्रेस ईच अदर। वो एडमिट करते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को बहुत हर्ट किया है ना। तो फिर से एक दोबारा ट्रायल अपने रिलेशन को देने के लिए वो करते हैं, वो नीचे जुड़ के रो रही होती है, वो उसे उस वक्त संभालता है, राइट। तो ये प्ले एंड करता है विद एंगेजिंग देयर प्राइवेट फैंटेसी गेम। उनका एक प्राइवेट फैंटेसी गेम था जो था स्क्विरल और बियर का, ठीक है, स्क्विरल और बियर का, जो सिंबलाइज करता है देयर नीड फॉर चाइल्ड लाइक लव एंड इमोशनल सेफ्टी। ये एक स्क्विरल का और एक बियर का गेम जो है वो ये एक छोटी सी स्क्विरल है, एक बियर है, उनके पास दोनों एज जैसे आपके पास टेडी होता है वैसे उनके पास है, और वो उसके साथ ऐसा खेलते हैं वो एक दूसरे को। स्क्वेरल कौन है याद रखना, पूछा जाएगा, स्क्वेरल कौन है एमसीक्यू में पूछा जाएगा, ये आपकी लड़की एलिसन है। और बियर कौन है, उसका हस्बैंड है बियर, वो अपने हस्बैंड को बियर बुलाती है, दैट इज जिमी। तो ये दोनों इसको ये गेम क्यों खेलते हैं, एक दूसरे को स्क्विरल और बियर क्यों बुलाते हैं, है ना, और ऐसी आवाजें निकालते हैं, मस्ती क्यों करते हैं, बिकॉज दे लव दिस। उसको इन लोगों को ये जब आप ये करते हो तो जैसे लगता है कि चाइल्डिश एक्ट है, चाइल्डिश लव है, और आप इमोशनली ऐसे एनवायरनमेंट में सेफ फील करते हो, ठीक। दिस रिटर्न टू देयर शेयर्ड फैंटेसी सजेस्ट अ फ्रेजाइल ट्रूथ एंड नॉट अ रेजोल्यूशन। ये दिखाता है कि हाँ एक छोटा सा वो है, ठीक है, सोल्यूशन है जिसमें ये अपनी जो रियलिटी है उससे एक्सकेप करने की कोशिश करते हैं। जब आप प्रॉब्लम्स में होते हो, आप छोटे मोटे गेम खेलते हो या मस्ती मजाक करते हो, तो आप उससे थोड़ी देर के लिए निकल जाते हो, लेकिन ऑब्वियसली एक वर्किंग क्लास में अभी भी उनके पास पैसे की कमी है, तो ये अल्टीमेट सोल्यूशन तो नहीं है, बट दे विल गिव इट अ ट्राई, दे विल गिव देयर रिलेशनशिप अ ट्राई, ठीक। सो इसके की सिंबल्स आप देख लेते हैं क्योंकि ये तो पूरा कंप्लीट हो गया अच्छे से। सो आयरनिंग बोर्ड, जो यहाँ पर तुमको बोर्ड दिखा ना जिसके ऊपर रख के आयरन किया जा रहा है, ठीक है, टेबल टाइप का है वो, ठीक है, वो एलिसेंस का वो डोमेस्टिक रोल और इमोशनल रिप्रेशन दिखा रहा है। इसका मतलब जो एलिसन है हमारी जिमी की वाइफ, उसका डोमेस्टिक रोल कि वो कैसे डोमेस्टिक में सिर्फ काम करी जा रही है, तुमको देखिएगा मोस्ट ऑफ द टाइम वो वहां पर आयरन ही कर रही है, ठीक, मतलब प्रेस ही कर रही है, ठीक है। और इमोशनल रिप्रेशन दिखा रहा है। इमोशनल रिप्रेशन का मतलब समझ रहे हो कि कैसे वो इमोशनली बहुत ही ज्यादा रिप्रेस की गई है, दबाई गई है और परेशान है। एनिमल गेम यानी कि कौन से एनिमल, स्क्विरल जो कि एलिसन है वाइफ, और बियर जो कि उसका हस्बैंड जिमी को वो बुलाती है। ये सिंबल है ऑफ इमोशनल वर्नबिलिटी, दे हाइड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। ये जो इमोशनली एक दूसरे के लिए जब वो खुलते हैं, ठीक है, इसी वक्त खुलते हैं, एंड ये वो पूरे आउटसाइड वर्ल्ड को नहीं दिखाते हैं, इसीलिए ये रियल इंसान के रूप में इस तरह का इमोशनल शेयर नहीं रखते हैं, एनिमल के रूप में रखते हैं, एनिमल गेम बनाकर। जिमी के मोनोलॉग्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं वॉइस जो की है, मतलब वॉइस ऑफ पोस्ट वॉर का, जो पोस्ट वॉर के बाद तुमको पता है क्या होता है, एक लोगों के अंदर इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, लोग परेशान होते हैं, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होते, डिसकंटेंट होते हैं, और वो कहीं ना कहीं पीस ढूंढ रहे होते हैं। एलिसन तो साफ साफ कहती है कि मुझे बस पीस चाहिए, इसलिए मुझे चर्च जाना है, ठीक है। सो दे बोथ आर फाइंडिंग पीस समवेयर और द अदर, ठीक। फिर मेजर थीम्स और इश्यूज क्या है, क्लास कंफ्लिक्ट है, जिमी एंग्री है अपर क्लास पे, तुम्हें पता है, वो बार बार एलिसन की फैमिली पे ब्लेम्स लगाता है, टॉन्स मारता है, इमोशनली वो परेशान है, ठीक है।
एंड हिज सेंटिमेंट स्टेम्स फ्रॉम कि इसकी जड़ें कहाँ से, ठीक है, क्लास इनइक्वालिटी की वजह से है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, जो एजुकेशन पाने के बाद भी एक लोअर मिडिल क्लास इंसान को जो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती, वो एलिजिबल है तब भी नहीं मिल पा रही हैं, वो अंडर एम्प्लॉयड है ना, इसी वजह से। पोस्ट वॉर डिसइल्यूजमेंट है, मतलब कि जब पोस्ट वॉर के बाद जो बिखराव तुम्हें दिखेगा, तो प्ले उस चीज को बहुत अच्छे से कैप्चर कर रहा है कि ब्रिटेन का यंगर जनरेशन कैसा है, क्या वो कर रहा है आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, वर्ल्ड वॉर टू के बाद। अच्छा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि किस वॉर के बाद की बात हो रही है, सो इट इज वर्ल्ड वॉर टू के बाद की सिचुएशन दिखाई गई है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है। जिमी सिंबलाइज करता है द एंग्री यंग मैन आर्कीटाइप, है ना, कि कैसे वो एंग्री यंग मैन है। इमोशनल रिप्रेशन वर्सेस एक्सप्रेशन का मतलब है जिमी इज वर्बली एग्रेसिव, जिमी जो है बहुत ज्यादा, जो वो मुंह से बोलता है ना, वो बहुत एग्रेशन होता है, बहुत गुस्सा भरा होता है, गंदा होता है, लेकिन इमोशनली वो क्या है, ओपन है, इमोशनली वो लोगों के लिए अवेलेबल रहता है। आखिरी में तुम देखते हो जब वो ब्रेक डाउन होती है तो वो उसको सपोर्ट करता है। एलिसन रिप्रेसेस हर फीलिंग अंटिल द एंड, रिप्रेस मतलब दबा कर रखना, वो अपनी फीलिंग को दबा कर रखती है एंड तक, और एंड में जाकर जब उसके बच्चे की डेथ हो जाती है, उसका मिसकैरेज हो जाता है, डेथ मिसकैरेज मतलब वो अंदर ही, पेट के अंदर ही वो मर जाता है, बाहर नहीं आता, ठीक है। एंड एलिसन रिप्रेसेस हर फीलिंग अंटिल द एंड। ये हो गया जेंडर रोल ऑफ मैरिज, तुमको दिखा दिया गया है कि मैरिज का क्या रोल है, वो क्रिटिक करिए, द प्ले है वो क्रिटिक करा है इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स की जो हैं, जो रोल्स बना दी गए हैं जेंडर रोल्स, उस सब के ऊपर व्यंग डाल रही है कि क्या रोल्स ऐसे बना दिए जो सोसाइटी रूल सेट कर देती है वो गलत है, ठीक है। कि कैसे सिर्फ एलिसन वहां पर डोमेस्टिक वर्क सारे अकेले करे जा रही है, परेशान है, कैसे इमोशनली टॉन्ट्स मिल रहे हैं उसको, उस सब की सेटिंग को दिखाता है कि कैसे वो सब गलत है, और ये मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में होता है। हेलिना के जो एक्शन है वो ब्रेक करते हैं कन्वेंशनल फीमेल पैसिविटी, जो एक पैसिवनेस, पैसिव और एक्टिव समझते हो कि एक्टिव मतलब बहुत अच्छे से भागीदारी लेना चीजों में, और पैसिव मतलब किसी चीज में भागीदारी ना रहना, न्यूट्रल सिंपल रहना। तो वो एक हेलिना का एक्शंस जो है वो उससे ब्रेक करते हैं, वो खुद के लिए चीजें खुद डिसाइड करती है, उसे डिसीजंस जो वो लेती है वो फटाफट देखते हो खुद लेती है, उस किसी से पूछती नहीं है, वो बताती है डायरेक्ट, ठीक है। वो दोनों को जब शी स्टार्ट्स लविंग हिम, और वो उस बात को भी मानती है, बाद में अपना रिग्रेट समझती है कि मैंने गलत किया है, गिल्ट समझती है, और उस गिल्ट के साथ वो खुद ही डिसाइड करती है कि वो छोड़ के चले जाएगी जिमी को, और जिमी को वो भी बताती है, उसे पूछती रही है, राइट। पर्सनल सफरिंग इज सेंट्रल, पर्सनल सफरिंग, लॉस और सफरिंग है, दोनों के पास पर्सनल सफरिंग है भाई। जिमी ने अपने पापा को खोया था, ठीक है, फिर उसकी एक फ्रेंड की मम्मा जो बहुत ही ज्यादा उसके क्लोज थी उन्हें भी खो दिया, एलिसन ने तो अपने मिसकैरेज को खो दिया, और जिमी को भी एलिसन छोड़कर चली जाती है, वो भी उसके लिए लॉस ही है, और इमोशनल ट्रॉमा जो लोग डील करते हैं, एंड ऑब्वियसली उसके फ्रेंड भी जो सारे छोड़ के चले गए, एंड आखिरी में आपका क्लिप भी चला जाता है, ठीक है। तो ये पूरा है। आई होप दिस ऑल इज वेरी वेल क्लियर टू यू। नाउ स्टाइलिस्टिक फीचर्स क्या हैं इसके, रियलिस्टिक डायलॉग्स हैं, नेचुरलिस्टिक सेटिंग है, फोकस करता है डोमेस्टिक लाइफ पे, सोशल रियलिज्म दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है। मोनोलॉग्स जो एक ही इंसान बार बार बोल रहा है, वो रेटोरिक फोर्स डाल रहा है, रेटोरिक फोर्स मतलब बार बार बोलना। और आप एक चीज और देखोगे कि जिमी जो है आपका, वो एक एस्पायरिंग एक्टर भी है, वो आज उसमें थिएटर में एक्टिंग में जाना चाहता है ना। यूज ऑफ स्टेज एक्शन, मिसकैरेज, डिपार्चर, ये सब ऑफ स्टेज हो रहा है, आपके सामने नहीं हो रहा है, टू हाइटन द इमोशनल आइडेंटिटी इंटेंसिटी, ठीक है। और ये सब मिसकैरेज लेकिन क्यों बोला गया है, ठीक है, डिपार्चर जब वो चली जा रही है छोड़ के, मिसकैरेज हो गया, इतनी बड़ी बड़ी चीजें क्यों हो रही हैं, क्योंकि आपको दिखाया जाए कितना ज्यादा डीपली आप उसमें घुसो, इमोशनल हो, ठीक है। वहां उन लोग के इमोशंस इस चीजों से क्लियर हो रहे हैं, जब आप इतनी बड़ी चीजें, किसी की डेथ, किसी का मिसकैरेज, किसी का डिपार्चर, ये बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, इमोशनल टर्मोइल दिखा रहा है उनकी लाइफ का। लुक बैक इन एंगर को ज्यादातर क्रेडिट किया जाता है कि वो एक रेवोल्यूशन था
था ब्रिटिश थिएटर के लिए, क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ें सामने लाई, इमोशनल वायलेंस सामने लाया, डोमेस्टिक लाइफ में वुमेन का क्या हाल होता है, जेंडर का क्या हाल होता है, और पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 लोगों की क्या सिचुएशन रही है, अंडर एम्प्लॉयमेंट्स जो रहे हैं, बहुत कुछ सामने लेके आता है। इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ, इसके बाद से ही एंग्री यंग मैन मूवमेंट स्टार्ट होता है, जिसमें एक प्रोटैगनिस्ट इतना ज़्यादा यंग मैन की पूरी कहानी है जो बहुत ही एंग्री है, उसके रीजंस बताए गए हैं। लुक बैक इन एंगर, इसका मतलब ये है कि देखो, एंगर में इंसान में एंगर है, वो एंगर किस वजह से है, उसको पीछे जाकर देखो, उस एंगर का जाकर रीजन समझो। ठीक, ये है पूरे टाइटल का आपका मीनिंग। ऑसबॉर्न जो है वो पोर्ट्रे कर रहा है वर्किंग क्लास की फ्रस्ट्रेशन को, और ये न्यू वॉइस देता है पोस्ट वर्ल्ड वॉर के जो ब्रिटिश यूथ हैं उनको, कि उनकी बात यहाँ पर पूरी सामने आ रही है। एंड फाइनल नोट्स आपके हैं, ये हिस्टोरिकल कंटेंट्स दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्ले का हिस्ट्री से क्या रिलेशन है, क्या उस वक्त हो रहा था, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 को ये दिखा रहे हैं, ब्रिटेन को डिक्लाइन ऑफ एम्पायर हो चुका है, राइज ऑफ वेलफेयर स्टेट हो रहा है, और ग्रोइंग क्लास टेंशंस, क्लास के बीच में अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, इस सब में जो टेंशन है वो दिखाई जा रही है। प्ले लॉन्च करता है एंग्री यंग मूवमेंट को और चेंज कर देता है ब्रिटिश थिएटर को बाय फोकसिंग ऑन वर्किंग क्लास लाइव्स, और इमोशनल रियलिज्म की बात होती है यहाँ पर। और इमोशनल आर्क इसका क्या है कि भाई ये रेज से लेकर रिप्रेशन तक, गुस्सा से लेकर कि कैसे दबाव हो रहा है, फिर वनरेबल हैं जो एक दूसरे के लिए, टेंटेटिव इमोशनल कनेक्शन, सब कुछ दिखाता है। पहले आपको पूरा गुस्सा देखने को मिलता है, उस गुस्से के रीजंस पता चलते हैं, ब्रेक डाउन दिखता है, कैसे एक इंसान को रिप्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, वो दिखता है। अंत में दोनों लोग साथ हो जाते हैं, एक इमोशनल कनेक्शन दिखाई देता है, और कैसे एक दूसरे के लिए इमोशनली अवेलेबल भी हैं, उसके बाद वो दिखता है। ठीक, आई होप दिस इंटायर प्ले इज वेरी वेरी मच क्लियर टू यू, एंड अगर क्लियर है, इसके सारे इंपॉर्टेंट फैक्चुअल नोट्स सब कुछ आपको दे दिए गए हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, जो डिटेल्स हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है, टाइटल का मीनिंग क्या है, और पूरा प्ले समझा दिया गया है, एक्ट सीन सब कुछ। सो आई होप ये पूरा क्लियर होना चाहिए। क्लियर है तो इसे लाइक कर दो, इस वीडियो में लगी जो भी मेहनत है उसको सफल कर दो, एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब टू द चैनल for more such informative videos. Thank you.